अस्सलाम वालेकुम। प्लान बी की जासूस सीरीज़ में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं अनायतुल्लाह अत्तमश की जंगी सरगुज़श्त, मंजिल और मुसाफिर, किस्त नंबर 74। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। शुमाल मगरबी सरहदी सूबे के कबायली पठान जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कभी न ख़त्म होने वाली लड़ाई लड़ रहे थे तो इनके साथ अंग्रेज़ों का राब्ता रहता था। वहाँ पॉलिटिकल एजेंट होता था, उसके आदमी अंग्रेज़ों और कबायलियों का राब्ता करा देते थे। इस राब्ते की ज़रूरत उस वक्त पड़ती थी जब कोई अंग्रेज़ अफसर मारा जाता और उसकी लाश पठान उठाकर ले जाते थे। अंग्रेज़ कबायलियों के साथ राब्ता करते और लाश इस तरह वापस लेते थे कि पठान इस लाश की नकद कीमत वसूल करते थे। बिल्कुल ऐसे ही इंडोनेशिया में गुरीलों के साथ अंग्रेज़ों और अमरीकियों का राब्ता हो जाता था। हमारी दो कंपनियों ने कस्बे को मुहासरे में लिया तो फ़ौरन हमला नहीं कर दिया गया, या यूँ नहीं कि कस्बे में दाखिल होकर हर घर की तलाशी ली जाती। ख्याल यही था कि हवालदार ग़ुलाम नबी इसी कस्बे में है और अभी अभी सुबह हुई है और वो यहीं होगा। अंग्रेज़ अफसर खासे मोहतात थे। उन्होंने कस्बे के बुज़ुर्गों को बाहर बुलाया और वो आ गए। बाद में ये बातें हमें मालूम हुई। अंग्रेज़ अफसरों ने अपने आदमियों की मार्फत बुज़ुर्गों को बताया कि एक हवालदार इस तरह दो आदमियों को कत्ल करके इस कस्बे में रुपोश हो गया है। इन्हें हमारे अफसरों ने कहा कि इस हवालदार को वो खुद ही बाहर निकाल दें, वरना हर घर की तलाशी ली जाएगी। इंडोनेशियाई बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ अफसरों से कहा कि हम अगर इतने बुज़दिल होते तो आपके आगे ग़ुलामों की तरह सर झुकाते और आपको अपना हाकिम समझकर खुद ही अपने घरों में ले जाते और कहते हमारे घरों की तलाशी ले लो। लेकिन हम एक आज़ाद कौम हैं और मुसलमान भी हैं। अगर हमारे पास कोई मुसलमान पनाह लेने के लिए आता है तो हम इसे अपने अल्लाह की अमानत और अपना मेहमान समझते हैं। हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन वो आदमी नहीं देंगे जिसने यहाँ पनाह ली है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें मालूम नहीं कि इनका हवालदार इस कस्बे में आया है, लेकिन वो ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि कस्बे की तलाशी का ख़तरा मोल न ले। अंग्रेज़ भी तो कोई बुज़दिल कौम नहीं थी। उन्होंने 5 साल जंग आज़ादी लड़ी थी और जर्मनी और जापान को शिकस्त दी थी। ये अलग बात है कि अमेरिका इनके साथ ना मिलता तो वो फातेह ना कहला सकते, लेकिन अब वो फातेह थे और इसके अलावा आधी दुनिया के बादशाह थे। हिंदुस्तान, बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया जैसे मुल्कों के लोगों को तो वो पैदाइशी ग़ुलाम समझा करते थे। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि इस कस्बे के लोग इन्हें इस तरह का चैलेंज दे रहे थे कि इनका हवालदार यहाँ है या नहीं, वो घरों की तलाशी नहीं लेने देंगे। एक तो अंग्रेज़ों की ये शाहाना ज़हनियत और फिर जल्दी पर तेल डालने वाला एक अंग्रेज़ मेजर भी था। वो भी कंपनी यानी हिंदुओं की कंपनी का कमांडर था। वो तबन बड़ा ही गुस्सीला आदमी था। इत्तफाक से इसका नाम देखिए क्या था। नाम था पिग, RW पिग। ये तो आप जानते हैं कि पिग का मतलब क्या होता है, खिंजीर। वो गुस्से का खिंजीर ही था। वो जब गुस्से में बात किया करता था तो इसके मुंह से थूक उड़ा करता था। इसने जब इंडोनेशियाई मुसलमानों के बुज़ुर्गों की ये चैलेंज नुमा बात सुनी तो उसके गुस्से में धमाका पैदा हुआ और वो इन बुज़ुर्गों को बड़ी बेइज्जती के अंदाज में डांटने लगा और उसने यहाँ तक हरकत की कि एक बुज़ुर्ग के सीने पर हाथ रखकर उसे ज़ोर से पीछे धकेला और वो बुज़ुर्ग पीछे को गिर पड़ा। यूँ लगा जैसे बारूद के ढेर को चिंगारी दिखा दी हो। एक तो 5-7 इंडोनेशियाई जवान आदमी साथ थे जिनके पास जापानी साख्त की स्टेन गनें भी थीं और राइफलें भी। इनमें से कुछ ने इस अंग्रेज़ मेजर पर हथियार तान लिए और 2-3 ने अपने नेफों से खंजर निकाल लिए। उधर करीबी मकानों की मुंडेरों पर अचानक इस तरह आदमी और औरतें खड़ी नजर आईं जैसे वो सब जिन्नात थे जो अचानक जाहिर हो गए थे। इन सब ने मुंडेरों के पीछे पोजीशनें ली हुई थी। किसी ने ललकार को बताया कि एक अंग्रेज़ अफसर ने हमारे बुजुर्ग की बेइज्जती की है। वो सब उठ खड़े हुए। उनमें कमसीन लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र तक की औरतें भी थीं और बाकी सब मर्द थे। इनमें से कोई एक भी बगैर हथियार के नहीं था। मैं आज भी हैरान हूँ कि इन लोगों ने अंग्रेज़ों पर फायर क्यों नहीं खोला था। इंडोनेशिया इन अंग्रेज़ों और अमरीकियों को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। अंग्रेज़ों और हमारी दो कंपनियों को खुशकिस्मती थी कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ अफसरों और इंडोनेशियाई बुजुर्गों का राब्ता कराया था वो दरमियान में आ गए और खून खराबा ना हुआ। इस कस्बे के बुजुर्गों ने हमारे अंग्रेज़ अफसरों से कहा कि आबादी को तोपों से उड़ा दो और यहाँ के बच्चे बच्चे को मार डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फौज से खून के एक एक कतरे का हिसाब चुकाया जाएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और। हमारा कमांडिंग ऑफिसर भी हमारे साथ था। उसने अपनी कंपनी के कमांडिंग मेजर पिक को डांट पिलाई और पीछे हटाया। ये इस अंग्रेज़ की डिप्लोमेसी थी। अगर वो भी गुस्से में आ जाता तो वहाँ सूरत कुछ और हो जाती।
हमारी कंपनियां नाकाम वापस आ गईं। हमें अब यह तवक्को थी कि कस्बे में जाने की जो खुली इजाज़त थी वो मनसूख कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। ये अंग्रेज़ अफसरों की दानिशमंदी थी और ये इनकी डिप्लोमेसी भी थी। गालिबन उन्होंने सोचा होगा कि मुसलमान जवानों को कस्बे में जाने से रोका गया तो इनके दिलों में तलखी पैदा होगी और इंडोनेशियाई मुसलमानों की हमदर्दी में इजाफा हो जाएगा। दरअसल अंग्रेज़ किसी और जहनीत का मुजाहरा कर रहा था। ये उस शैतान और मुस्लिम कुश की एक बड़ी गहरी चाल थी। इसका इल्म में युवा कि हम लोग कस्बे में जब भी जाते थे तो नमाज का वक्त होता तो नमाज पढ़ा करते थे। वहाँ नमाज पढ़ने से हमें दो फ़ायदे होते थे। एक तो बाकायदा मस्जिद थी और हम समझते थे कि मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, और दूसरा फ़ायदा ये होता कि वहाँ इंडोनेशियाई मुसलमानों के साथ मुलाकात होती तो हमें बाखुदा रूहानी खुशी मुयस्सर आती थी। उनमें से जो उर्दू नहीं बोलते और समझते थे वो इशारों में अपने जज्बात का इजहार किया करते थे। ये हकीकत है कि दीन का रिश्ता ज़ुबान का पाबंद नहीं होता। यह ऐसा रिश्ता है जो अल्फाज और ज़ुबान से बयान किया ही नहीं जा सकता। दिल से दिल मिल जाते हैं और फिर मुस्कुराहट और आंखें अपना मुद्दा बयान करती हैं। मुझ पर यही कैफियत वहाँ जाकर तारी हो जाया करती थी। एक रोज़ असर के वक्त मैं और हवालदार अमीर खान और एक इंडोनेशिया हमारे साथ था। कस्बे की मस्जिद में गए और असर की नमाज वहाँ पढ़ी। इत्तफाक से वहाँ वो आदमी मिल गया जिसने ईद के रोज़ इमाम का खुतबा हमें उर्दू में सुनाया था। वो हम तीनों को मस्जिद के अंदर ले गया। अंदर का मतलब है अंदरूनी कमरे। उसका अंदाज़ बता रहा था कि वो कोई राज की बात करेगा। बात वाकई राज की थी और बड़ी ही ख़तरनाक बात थी। उसने कहा कि वो मेरे ही इंतज़ार में था। मुझे वो इसलिए काबिल एतमाद और मुअज़्ज़िज़ समझता था कि मैंने ईद के रोज़ मस्जिद में तकरीर की थी। यह बात तो वो किसी और को भी बता सकता था, लेकिन एहतियात को लाजिम समझता था। इसने बताया कि यह 2-3 आदमी ऐसे हैं जो हैं तो इस कस्बे के मुसलमान ही, लेकिन इनके मुतल्लिक शक किया जा रहा है कि वो दरपर्दा अंग्रेज़ों के जासूस और मुखबर हैं। इन लोगों ने बड़ी उस्तादी से कस्बे में अफवाह फैला दी है कि हमारी बटालियन के जो मुसलमान हैं वो इस कस्बे के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं और किसी भी रोज़ ये बटालियन मुसलमान कंपनियों से कस्बे पर हमला करवाएगी। प्रोपेगेंडे में ये भी कहा गया है कि अमरीकियों और विलंदेजियों ने मुसलमानों की इन कंपनियों को बहुत पैसा दिया है और अपने साथ मिला लिया है। मैंने उससे पूछा कि यहाँ के लोगों ने इस बात को सच मान लिया है। उसने बताया कि ज़्यादातर लोगों ने इसे सच नहीं माना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे सच समझते हैं। उसने ख़तरे का इजहार किया कि ये लोग जो इसे सच समझते हैं दूसरों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसे बताया कि हम मस्जिद में बैठे हुए हैं। मस्जिद में कोई मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा तो इसे दुनिया में ही सज़ा मिलेगी। मैंने फिर हवालदार अमीर खान से कहा कि वो तमाम आबादी से कह दे कि तुम लोग अंग्रेज़ों को नहीं जानते। ये बड़ी चालबाज कौम है और इस कौम ने आधी दुनिया पर अपनी बादशाही जो कायम कर रखी है, ये सब इसकी चालबाजी का नतीजा है। इस इंडोनेशी मुअज़्ज़ज़ आदमी ने कहा कि वो तालीम याफ्ता है और अंग्रेज़ों की फितरत से अच्छी तरह आगाह है। तब मैंने इससे कहा कि फिर इसे यकीन कर लेना चाहिए कि ये अंग्रेज़ों की एक चाल है जिससे वो दोहरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि इस बटालियन के मुसलमान और इस कस्बे की आबादी के दरमियान अदावत पैदा हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। तब मैंने उसे कहा कि वो इन आदमी को जानता है जिन पर शक है कि वो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं, तो इन्हें आबादी से बाहर निकाल क्यों नहीं देते? ऐसे लोग तो गद्दार होते हैं। इसने कहा कि ये काम भी कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दुश्वारी ये है कि वो ज़रा ऊंची हैसियत के लोग हैं, इसलिए इनके खिलाफ सोच समझकर कार्रवाई करेंगे। मैंने इसे कहा कि कार्रवाई करे या ना करे, लोगों को ये बता दे कि हमारी बटालियन का कोई एक भी मुसलमान ऐसा नहीं जिसके दिल में इंडोनेशियाई मुसलमानों के खिलाफ कोई वहम या शक हो। अल्लाह का शुक्र है कि ये गलत फहमी पैदा होते होते रह गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए प्लान बी की जासूस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।